हेलो बच्चों, ऑनलाइन क्लासेज ऑफ साइंस में आप सभी का स्वागत है। आज हम क्लास 12th के इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के न्यूमेरिकल्स पे बात करेंगे। वैसे क्लास 12th में जो बोर्ड एग्जाम में ज़्यादातर जो न्यूमेरिकल्स आते हैं, वैसे तो क्लास 12th में केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल्स ही 3-4 ही चैप्टर है। एक आपका सॉल्यूशन हो गया, इससे पहले वाला चैप्टर, एक इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और इसके बाद का एक चैप्टर और बचा हुआ है केमिकल काइनेटिक्स। केवल इन 3 ही चैप्टरों में न्यूमेरिकल्स हैं, यानी आंकिक प्रश्न है, बाकी अन्य में नहीं है। तो एग्जाम में न्यूमेरिकल भी आते हैं, तो न्यूमेरिकल को भी आना जरूरी है, न्यूमेरिकल्स आना भी एग्जाम में, क्योंकि स्कोरिंग होते हैं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इससे पहले वाली वीडियो में मैं आप लोगों को मैंने किसी भी सेल अभिक्रिया के बारे में बताया, जैसे CuSO4 प्लस Zn, जिंक प्लस कॉपर सल्फेट इज इक्वल टू बन जाता है जिंक सल्फेट प्लस कॉपर। डेनियल सेल में रिएक्शन होती है, जिंक प्लस कॉपर सल्फेट इज इक्वल टू ZnSO4 प्लस Cu। ध्यान से देखना, वैसे मैं आपको गिब्स एनर्जी निकालना और सेल पोटेंशियल निकालना मैं बता चुका हूँ, लेकिन जैसे कि आप लोगों की क्वेरी आई कि ये समझ में नहीं आ रहा है, एक बार मैं दोबारा बता रहा हूँ, ध्यान से देखना। देखिए, वैद्युत रासायनिक सेल में हमें पहले तो पता है कि ई सेल निकालना अगर है, ई सेल बराबर होगा, ई सेल इज इक्वल टू ई कैथोड माइनस ई एनोड, ई कैथोड माइनस ई एनोड। ई सेल निकालना है तो ई कैथोड माइनस ई एनोड, ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड इज इक्वल टू ई नॉट सेल हो जाएगा। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या मानक सेल विभव बराबर ई कैथोड का मानक इलेक्ट्रोड विभव माइनस एनोड का मानक इलेक्ट्रोड विभव। इन दोनों की वैल्यू आपको एग्जाम में यानी क्वेश्चन में दी होगी। जैसे यहाँ पे मैं दे देता हूँ, ई नॉट Zn2 पॉजिटिव टू जिंक इज इक्वल टू माइनस 0.76 वोल्ट, ठीक है, और ई नॉट Cu2 पॉजिटिव टू Cu, कॉपर का अपचयन विभव जो होगा यानी मानक अपचयन विभव प्लस 0.34 वोल्ट है। अब ये तो दिया है, लेकिन कंफ्यूजन हो जाता है कि कौन सा कैथोड है कौन सा एनोड है। यहाँ पे तो हमें चलो रट भी रखा हमने, डेनियल सेल हमने पढ़ा होता है, तो हमें पता है जिंक का कैथोड और कॉपर का ना, जिंक का एनोड और कॉपर का कैथोड होता है। लेकिन किसी भी रिएक्शन में कैथोड और एनोड को पहचानने के लिए क्या होता, चलो यहाँ पे जिंक को भी अगर हम हटा देते हैं, चलो अभी तो खैर जिंक ही है, चलो जिंक को रहने देते हैं। ध्यान से देखिए, आ जाएगा समझ में। देखो, हमारे पास आपको पता है कि इलेक्ट्रोड मेटल से मिलकर बने होते हैं। इलेक्ट्रोड्स आर मेड अप ऑफ मेटल्स, मेटल के होते हैं इलेक्ट्रोड। तो यहाँ पे 2 मेटल हैं, जिंक और कॉपर। इन दोनों में से एक कैथोड का काम करेगा, एक एनोड का काम करेगा। इन दोनों में से कौन सा कैथोड होगा कौन सा एनोड होगा, इसके लिए देखना ऑक्सीडेशन नंबर देखना पड़ता है, यानी ऑक्सीकरण संख्या। जो फ्री स्टेट में, एक चीज और याद रख लेना, वैसे क्लास 11th में आपने पढ़ा होगा, फ्री स्टेट में मुक्त अवस्था में ऑक्सीडेशन नंबर होती है 0, यानी जिंक की भी ऑक्सीडेशन नंबर 0 है, क्या कहते हैं, कॉपर की भी ऑक्सीडेशन नंबर 0 है। SO4 ग्रुप की ऑक्सीडेशन नंबर -2 होती है, तो कॉपर की कितनी होगी, +2। ऐसे ही SO4 ग्रुप की -2 होती है, तो जिंक की कितनी होगी, +2। जिंक से क्या बना हुआ है, इस जिंक से बना जिंक सल्फेट, और कॉपर सल्फेट से बन गया कॉपर, है ना। जो तत्व होगा, जिंक से कॉपर सल्फेट थोड़ी बनेगा, जिंक से कॉपर थोड़ी बनेगा। वैसे भी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहता है कि तत्व को न तो उत्पन्न किया जा सकता है न तो नष्ट, हालांकि उसे एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। तो यहाँ पे देखो, Zn से ZnSO4 बना, कॉपर सल्फेट से कॉपर बना। अब यहाँ पे देखना, ऑक्सीकरण संख्या अगर बढ़ रही है, जिंक का देखना, जिंक की ऑक्सीकरण संख्या 0 से कितनी हो जा रही है, +2 हो रही है। अगर ऑक्सीकरण संख्या का बढ़ना कहलाता है ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण संख्या का बढ़ना कहलाता है ऑक्सीकरण। तो जिंक का क्या हुआ, ऑक्सीकरण हुआ। और ऑक्सीकरण की क्रिया कहाँ होती है, एनोड में होती है। जिंक का ऑक्सीडेशन हुआ और जिंक वर्क एज एनोड, इसका मतलब जिंक का क्या होगा, एनोड होगा। और CuSO4 कॉपर की जो ऑक्सीडेशन नंबर है +2 से कितनी होगी, 0, इसका मतलब कॉपर का क्या हुआ, कॉपर का हुआ रिडक्शन, अपचयन हो गया। कॉपर का अपचयन हुआ तो इसका मतलब कॉपर ने किसका काम किया, कॉपर वर्क एज कैथोड। यानी इस सेल में जिंक का एनोड क्योंकि इसका ऑक्सीकरण हो रहा है, और कॉपर का कैथोड होगा क्योंकि इसका रिडक्शन हो रहा है। अब तो ध्यान रख लेना, कोई भी रिएक्शन आ रही है, 2 मेटल होंगे, देख लेना ऑक्सीडेशन स्टेट, जिसके ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज कर रहा होगा। यहाँ पे देखो, जिंक का ऑक्सीडेशन नंबर 0 से +2 हो जा रहा है, यानी 0 से +2 हो जा रहा है का मतलब बढ़ रहा है। लेकिन यहाँ पे +2 था पहले, बाद में 0 हो जा रहा है, इसका मतलब घट रहा है। ऑक्सीडेशन नंबर का घटना का मतलब रिडक्शन, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ना का मतलब
ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन, और जिसका ऑक्सीडेशन होगा वो एनोड का काम करेगा, जिसका रिडक्शन होगा वो कैथोड का काम करेगा। अब यहाँ पे रखना, अब दो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आपको दिए होंगे, इसको आप रख सकते हैं आप, ई नॉट सेल इज इक्वल टू ई नॉट कैथोड। ई नॉट कैथोड का मतलब कैथोड किसका है, देखो कैथोड किसका है, कॉपर का, तो यानी ये वाला पोटेंशियल किसका होगा, कैथोड का, और ये वाला पोटेंशियल किसका होगा, एनोड का। अब रखो मान, तो ई नॉट, ठीक है, Cu2 पॉजिटिव टू Cu, यानी हम लिख सकते हैं ई नॉट Cu2 पॉजिटिव टू Cu माइनस ई नॉट Zn2 पॉजिटिव टू Zn बराबर कॉपर का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दे रखा 0.34 वोल्ट माइनस 0.76 वोल्ट। एक जिंक का पोटेंशियल जो है माइनस में, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल माइनस में दे रखा है, और ये वाला माइनस सूत्र का, यानी ये क्या कहेंगे उसको, फॉर्मूले का माइनस है। अब ये तो मैथमेटिकली आप लोग कर लेंगे, माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, यहाँ पर प्लस हो जाएंगे, तो जोड़ दो, 7 7 4 है ना, 6 4 है 10, 7 3 है 10 1 11, 1.1 वोल्ट आंसर आ गया, 1.1 वोल्ट। अब डेल आर जी नॉट के लिए देखो, डेल्टा आर जी नॉट यानी गिब्स एनर्जी के लिए इसकी वैल्यू आपको पता है माइनस एन एफ ई नॉट होता है। डेल आर जी नॉट बराबर माइनस एन एफ ई नॉट। ई नॉट की वैल्यू आपने निकाल ली है, एफ की वैल्यू भी, ई नॉट की वैल्यू आपने निकाली 1.1 वोल्ट आया है ना। एफ की वैल्यू भी आपको पता है 96,500 फैराडे कूलाम होता है, फैराडे इज इक्वल टू। अब एन की वैल्यू में भी आप लोग गलती कर रहे हैं, देखो एन की वैल्यू कैसे निकालेंगे, एन की वैल्यू का मतलब ट्रांसफर्ड इलेक्ट्रॉन, कितने मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड हुए, कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए, आप यहाँ पे चेक करना। देखो एक ही को चेक करो, देखो जिंक से ZnSO4 बना, जिंक से ZnSO4 बना है ना, जिंक से ZnSO4 बना, तो जिंक की ऑक्सीडेशन नंबर 0 से कितनी होगी, +2। इसका मतलब 0 से +2 कब होगी, जब इसने 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज किए, 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज किए तभी इसकी ऑक्सीडेशन नंबर +2 होगी। इसका मतलब क्या हुआ, कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए, 2। या कॉपर वाले में ही देखो, Cu2 पॉजिटिव से कॉपर बना हुआ है, इसका मतलब कितने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए, 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए होंगे तभी तो Cu2 पॉजिटिव से Cu बना। इसका मतलब वैल्यू ऑफ n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2। तो यहाँ पे डेल आर जी नॉट का मान निकालने के लिए n की वैल्यू 2 गुणा कितना, F 96,500 गुणा ई नॉट 1.1 वोल्ट, इसको गुणा करोगे तो जूल पर मोल में आ जाएगा, 1000 से भाग दे दोगे डिवाइडेड बाय 1000 इज इक्वल टू किलो जूल में आ जाएगा। ठीक है, ये तो बेसिक जो आप लोगों को पिछले वीडियो से समझ में नहीं आ रहा था वो मैंने आपको बता दिया कि जनरली आप कैथोड एनोड को पहचानो, उसके बाद ई नॉट की वैल्यू निकालो, और एन की वैल्यू में भी गलती हो रही है तो एन की वैल्यू निकालने के लिए याद रख लेना ट्रांसफर्ड इलेक्ट्रॉन देख लो कितने ट्रांसफर्ड इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं। जैसे एक क्वेश्चन था 2Cr3 पॉजिटिव बन रहा है, 2Cr से 2Cr3 पॉजिटिव बन रहा था एक क्वेश्चन में, ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगी, 0 से कितनी हुई, इसका है तो क्रोमियम की ऑक्सीडेशन नंबर तो 3 ही है, लेकिन 2 क्रोमियम है तो इसका मतलब एक क्रोमियम 3 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है, तो 2 क्रोमियम कितने इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, इसका मतलब इसने कितने इलेक्ट्रॉन रिलीज किए, 6 इलेक्ट्रॉन रिलीज किए, तब 2Cr3 पॉजिटिव बन गया। तो इसका मतलब एन की वैल्यू यहाँ पे कितनी होगी, एन की वैल्यू यहाँ पे 6 हो गई है। ठीक है, एक ही क्रोमियम के लिए 3 होगी यहाँ पे, लेकिन 2 मूल क्रोमियम है, 2 क्रोमियम में, तो इसका मतलब 6 होगी, एन की वैल्यू यहाँ पे 6 होगी। अब बात करते हैं, एक अपचेन वाला क्वेश्चन भी आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा था। देखो फैराडे का नियम याद रख लेना, फैराडे के अनुसार विभिन्न वैद्युत अपघट्यों में समान आवेश अगर प्रवाहित करते हैं, विभिन्न वैद्युत अपघट्यों में समान आवेश प्रवाहित करने पर इलेक्ट्रोड पर मुक्त हुए पदार्थ का द्रव्यमान जो है वो उनके रासायनिक तुल्यांकी भारों के समानुपाती होता है। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि इन इंग्लिश यू कैन से दैट बाय फ्लोइंग द इक्वल अमाउंट ऑफ चार्जेस इन डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपोजिटेड एट एनी इलेक्ट्रोड इज इक्वल टू इट्स इक्विवेलेंट वेट। यानी इलेक्ट्रोड पे जो मुक्त हुआ, यानी इलेक्ट्रोड पे डिपोजिटेड जो सब्सटेंस है या मेटल है उसका जो मास होगा उसके इक्विवेलेंट वेट यानी रासायनिक तुल्यांकी भारों के समानुपाती होगा। जनरली रासायनिक तुल्यांकी भार उस मेटल के एटॉमिक
मास के बराबर होगा। याद रख लेना, रासायनिक तुल्यांक इक्विवेलेंट वेट अगर आप लोगों को कंफ्यूज कर रहा है तो सिंपली याद रखो, डेफिनेशन तो वही बनेगी क्योंकि फैराडे का नियम है, फैराडे ने दिया था तो आप तो परिभाषा वही बनेगी, लेकिन लिखो, लेकिन वैसे याद रख लेना एटॉमिक वेट यानी उसके परमाणु भार के बराबर। मैं कहता हूं NaCl से Na बना, Mg एक सेल में KCl से K बनाया। ध्यान देना, बस बेसिक समझना है, बाकी करना आप लोगों ने अपने मन से है। बेसिक समझ जाओगे तो काम हो जाएगा। देखो बहुत इजी क्वेश्चन है, मैं कह रहा हूं रटना नहीं है, समझना है। देखो इन दोनों सेलों में समान विद्युत प्रवाहित किया गया है, इन दोनों सेलों में समान विद्युत प्रवाहित किया गया और इन दोनों सेलों में भी समान विद्युत प्रवाहित किया गया। कैसे प्रवाहित किया गया? देखो NaCl से Na बनाना है ना, NaCl से Na बनाना है, तो इसका मतलब Na पॉजिटिव टू Na, इसका मतलब क्लोरीन की ऑक्सीडेशन नंबर -1 तो सोडियम की +1। आयनिक फॉर्म में लिख लोगे तो Na पॉजिटिव से Na बनाना है। यहाँ पे क्या बनाना है आयनिक फॉर्म में? K पॉजिटिव से आपने बनाना है K। इस वाले में क्या बनाना है? इसको थोड़ा नीचे लिख लेते हैं। यहाँ पे Mg2 पॉजिटिव से Mg प्राप्त करना है, और यहाँ पे दूसरे वाले जो मैंने बताया था CaCl2 से Ca प्राप्त करना है का मतलब हुआ Ca2 पॉजिटिव से Ca प्राप्त करना है। वैसे भी एक चीज याद रख लेना, वैलेंसी और ऑक्सीडेशन संख्या सेम ही आती है, लेकिन प्लस और माइनस का अंतर होता है। मेटल्स की ऑक्सीडेशन नंबर ऑलवेज पॉजिटिव, नॉन मेटल्स की ऑक्सीडेशन नंबर निगेटिव में होगी। तो मैग्नीशियम की वैलेंसी याद होगी आपको, 2 वैलेंसी है तो +2, कैल्शियम की वैलेंसी 2 है तो +2, पोटेशियम की 1 है तो +1, और इसकी वैलेंसी 1 होती है तो +1। तो वैलेंसी और ऑक्सीडेशन नंबर में मतलब बात अंतर इतना ही है कि वैलेंसी वैल्यू सेम होगी लेकिन प्लस और माइनस का अंतर होगा। कहने का मतलब हुआ कि ऑक्सीडेशन नंबर प्लस और माइनस में हो सकता है लेकिन वैलेंसी हमेशा पॉजिटिव वैल्यू होती है। ठीक है, बाकी क्लास 11th में देख लेना ऑक्सीडेशन नंबर, वरना अगर नहीं आएगा तो मुझे पूछ लेना, मैं एक वीडियो ऑक्सीडेशन नंबर पे बना लूंगा, उससे समझ में आ जाएगा। तो CaCl2 से Ca2 पॉजिटिव से Ca। अब यहाँ पे बात करते हैं, ध्यान से देखना, सोडियम पॉजिटिव है से Na प्राप्त करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन गेन करेगा? क्योंकि रिडक्शन प्रोसेस है तो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। रिडक्शन भी नहीं आ रहा है समझ में तो वैसे देखो Na पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन की कमी है, Na पॉजिटिव को 0 आवेश बनाने के लिए इसका मतलब 1 इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? ये गेन करेगा। हो गया। ऐसे K पॉजिटिव कितने इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा? 1 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, है ना दोनों में, यानी 1 मोल Na प्राप्त होगा 1 मोल इलेक्ट्रॉन से, 1 मोल इलेक्ट्रॉन से 1 मोल सोडियम प्राप्त हुआ। ठीक है, और यहां पे नीचे वाले में भी 1 मोल इलेक्ट्रॉन से 1 मोल क्या प्राप्त हुआ? कैल्शियम प्राप्त हुआ। 1 मोल सोडियम का मतलब, वो कहने का मतलब ये है कि 1 मोल सोडियम का मतलब उसका इक्विवेलेंट वेट यानी उसका तुल्यांकी भार, या कह सकते हो उसका एटॉमिक मास यानी परमाणु भार कितना होता है सोडियम का, यानी सोडियम कितना प्राप्त होगा? 23 ग्राम। और पोटेशियम का परमाणु भार कितना होता है? 39 ग्राम। यानी एक मोल का मतलब क्या हुआ? 1 फैराडे। यहाँ पे भी 1 मोल है तो 1 फैराडे, है ना। तो कहने का मतलब है NaCl और KCl विलयन में, NaCl और KCl विलयन में हमने कितना विद्युत प्रवाहित किया, कितना आवेश प्रवाहित किया? 1 फैराडे आवेश प्रवाहित करने पर ऐसा नहीं कि दोनों की मात्रा समान होगी। सोडियम क्लोराइड के केस में 23 ग्राम सोडियम प्राप्त होगा और पोटेशियम क्लोराइड के केस में कितने ग्राम पोटेशियम प्राप्त होगा? 39 ग्राम। ऐसे यहाँ पे बात करते हैं Mg2 पॉजिटिव से Mg प्राप्त होने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन गेन करेगा? ये 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तभी Mg बनेगा सॉलिड स्टेट में। स्टेट नहीं लिख रखी मैंने, खुद अंडरस्टूड है। आयंस जो होंगे वो एक्वा स्टेट में होंगे और फ्री स्टेट में है तो कोई मेटल सॉलिड स्टेट में होगा। तो Ca2 पॉजिटिव कितने इलेक्ट्रॉन गेन करेगा? 2 इलेक्ट्रॉन गेन करा। इसका मतलब 1 मोल मैग्नीशियम प्राप्त करने के लिए कितने आवेश की आवश्यकता है? 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। 2 मोल इलेक्ट्रॉन का मतलब 2 फैराडे की आवश्यकता है। 1 मोल इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 1 फैराडे, सो 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 2 फैराडे। इसी प्रकार यहाँ पे भी कितने फैराडे है? सीधे लिख दे रहा हूं मैं, यहाँ पे भी कितने फैराडे की जरूरत है? 2 फैराडे चार्ज फ्लो कराओगे तो कितने मोल कैल्शियम प्राप्त होंगे? 1 मोल कैल्शियम प्राप्त होगा। तो कहने का मतलब हुआ इन दोनों सॉल्यूशंस में, मैग्नीशियम और कैल्शियम क्लोराइड दोनों के सॉल्यूशन में कितना
चार्ज फ्लो कराया हमने 2 फैराडे, लेकिन समान है ना, समान आवेश प्रवाहित कराया। समान आवेश प्रवाहित कराने पर जो मैग्नीशियम और कैल्शियम प्राप्त होगा विभिन्न इलेक्ट्रोडों पर, ऐसा नहीं कि समान मात्रा में होगा, वो उनके रासायनिक तुल्यांक के भारों के समतुल्य होगा। इसका मतलब ये हुआ कि मैग्नीशियम कितना प्राप्त होगा 24 ग्राम, और कैल्शियम कितना प्राप्त होगा, इसका एटॉमिक मास कितना होता है 40 ग्राम। अब आया समझ में? इसी से मतलब समझ लेना कि अकॉर्डिंग टू फैराडे, द सेकंड लॉ ऑफ फैराडे, in the electrolysis process, if same amount of charge flowed in different electrolytic cell, the amount of metal deposited at any electrode is proportional to its equivalent weight. जैसे मैग्नीशियम क्लोराइड और कैल्शियम क्लोराइड दोनों विलयनों में 2 फैराडे चार्ज हमने फ्लो कराया, लेकिन मैग्नीशियम प्राप्त होगा उसके इक्विवेलेंट वेट के बराबर, यानी 24 ग्राम, कैल्शियम प्राप्त होगा उसके इक्विवेलेंट वेट के बराबर कितना 40 ग्राम। ऐसे यहाँ पे एक एक फैराडे केसीएल विलियन और एनएसीएल विलियन में समान आवेश प्रवाहित कराया था। एक फैराडे आवेश हमने इस विलियन में भी कराया, इस इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में भी फ्लो कराया, इस इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में भी कराया, लेकिन पोटेशियम कितना प्राप्त होगा इसके इक्विवेलेंट वेट 39 ग्राम, और सोडियम कितना प्राप्त होगा इसके इक्विवेलेंट वेट 23 ग्राम के बराबर। इससे रिलेटेड क्वेश्चन था कि कितने आवेश की आवश्यकता होगी। कितना आवेश यानी चार्ज रिक्वायर्ड, कितना चार्ज जरूरी होगा, कितना चार्ज आवश्यक होगा टू रिड्यूस, फर्स्ट वन 11.5 ग्राम टू गेट रिक्वायर्ड चार्ज, रिक्वायर्ड टू गेट कितने आवेश की जरूरत होगी 11 ग्राम सोडियम प्राप्त करने के लिए, 11 ग्राम सोडियम फ्रॉम NaCl। NaCl विलियन से या Na पॉजिटिव से 11 ग्राम NaCl विलियन से 11 ग्राम सोडियम प्राप्त करने के लिए, 11 ग्राम Na प्राप्त करने के लिए कितने आवेश की आवश्यकता होगी। क्वेश्चन हमने दे रखा है बुक में। जैसे NaCl से हमने क्या बनाना है Na, यानी NaCl से Na। पहले आयनिक इक्वेशन बनानी आनी चाहिए आप लोगों को, आयनिक फॉर्म में लिखो। कहने का मतलब ये हुआ कि Na पॉजिटिव से हमें बनाना है Na। आयनिक स्टेट लिखने के लिए आपको ऑक्सीडेशन स्टेट की जानकारी होनी जरूरी है, यानी Na पॉजिटिव से हमें Na बनाना है। तो आप फैराडे के पहले लॉ में जाएंगे, उसके बाद क्वेश्चन को क्रॉस चेक करेंगे। Na पॉजिटिव से Na बनाना है, इसका मतलब इसको देखो कितने इलेक्ट्रॉन गेन करेगा ये, एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें Na में। इसका मतलब 1 मोल Na प्राप्त करने के लिए कितने मोल इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है 1 मोल इलेक्ट्रॉन। अकॉर्डिंग टू आयनिक इक्वेशन we need 1 mole of electron to get 1 mole of sodium from Na positive, यानी NaCl से 1 मोल Na को प्राप्त करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है 1 मोल इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। ये इस वाली आयनिक इक्वेशन कह रही है, ये आयनिक इक्वेशन कह रही है कि 1 मोल इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। अब 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या हुआ 1 फैराडे, यानी 1 फैराडे आवेश की आवश्यकता है, यानी 1 फैराडे यानी 96,487 होता है, लेकिन नियर बाय वैल्यू हम लिख लेते हैं 96,500। ठीक है, 96,500 कूलाम आवेश प्रवाहित करोगे तो 1 मोल सोडियम प्राप्त होगा। 1 मोल सोडियम का मतलब इसका मोलर मास को या एटॉमिक मास को या इक्विवेलेंट वेट को कितना 23 ग्राम। ठीक है, तो आयनिक इक्वेशन से हमें पता चल गया, यानी फैराडे के सेकंड लॉ से हमें पता चल करना है पहले कि 23 ग्राम सोडियम को प्राप्त करने के लिए कितना आवेश चाहिए, इतना, यानी 1 फैराडे यानी 23 ग्राम ऑफ सोडियम को प्राप्त करने के लिए, 23 ग्राम सोडियम को प्राप्त करने के लिए प्रवाहित आवेश कितना चाहिए 1 फैराडे, है ना 1 फैराडे। तो हमें क्वेश्चन में पूछा क्या है 11.5 ग्राम, 11.5 ग्राम सोडियम को प्राप्त करने के लिए कितना आवेश होगा। अब तो गणित का एक नियम आ गया, 1 फैराडे बट्टे 23 गुणा 11.5 ग्राम, 11.5 का दुगना ही होता है, 2 से 1 फैराडे कटा तो 1/2 फैराडे यानी 0.5 फैराडे। अगर आपको कूलाम में निकालना है तो 96,500 को का 1/2 आधा कर लो, 96,500 का आधा कितना हुआ 96 का आधा कितना हुआ 48, हाँ 48,500 का आधा 250, यानी 48,250 आ जाएगा। ठीक है, तो ये तो यानी क्वेश्चन हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में भी और बढ़ते हैं। ये मैंने
पिछली वीडियो में भी बताए थे लेकिन क्लियर नहीं हुए थे, अभी बता दिया। अभी एक बार एक दो क्वेश्चन बुक से कर लेना, नहीं आएंगे तो फिर पूछ लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब आपको ई सेल की गणना करनी है। आपकी बुक में ही क्वेश्चन दे रखा है, नेरनस समीकरण लिखनी है और ई सेल की गणना करनी है। दे रखा है mg, क्वेश्चन देख लेते हैं। mg से mg पॉजिटिव 0.001 m, लवण सेतु सॉल्ट ब्रिज Cu2 पॉजिटिव 0.000301 M2 Cu। ठीक है, ये आपको बुक में दे रखा है। ठीक है, ये आपको ये क्वेश्चन है। इस समीकरण के लिए आपको नेरनस समीकरण निकालनी है और सेल का ईएमएफ यानी ई सेल की वैल्यू निकालनी है। और ई नॉट दे रखा है, ई नॉट mg2 पॉजिटिव टू mg बराबर ई नॉट Cu2 पॉजिटिव टू Cu बराबर 0.34 वोल्ट और ये 2.36 वोल्ट, शायद इतना ही होगा, 2.36 वोल्ट। माइनस में दे रखा है मैग्नीशियम का, इसमें दे रखा है इसका। ठीक है, तो 298 केल्विन ताप पर, 298 यानी कमरे के ताप पर इस सेल अभिक्रिया के लिए आपने नेरनस समीकरण लिखनी है तथा सेल विभव की गणना करनी है, यानी ईएमएफ ऑफ द सेल की गणना करनी है। तो हमें पता है नेरनस समीकरण में आ जाओ, ई सेल इज इक्वल टू क्या होता है, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.298 केल्विन पर है तो 0.0 हमने कैलकुलेट किया था 0.0591 बट्टे n लॉग कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीडाइज्ड आयन डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिड्यूस्ड आयन। ठीक है, ऑक्सीकृत आयन, अब यहां पे देखो Mg से Mg2 पॉजिटिव है तो ऑक्सीकृत आयन का कंसंट्रेशन ये हुआ, ये ऑक्सीडाइज हुआ ना, Mg से Mg2 पॉजिटिव, क्योंकि इसकी ऑक्सीजन संख्या बढ़ती है। यहाँ पे देखो Cu2 पॉजिटिव से Cu हो रहा है तो इसका मतलब इसका रिडक्शन हो रहा है, तो ये रिड्यूस्ड आयन हुई, Cu का रिडक्शन, यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। ये चीज याद रख लेना। तो ई सेल, इसके लिए नेरनस समीकरण लिखोगे तो ई सेल इज इक्वल टू क्या होगा, ई सेल इज इक्वल टू, अब ई नॉट सेल इज इक्वल टू क्या होता है, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट कैथोड माइनस एनोड। कैथोड किसका होगा, देखो जिसका रिडक्शन हो रहा है तो ये किसका होगा, कैथोड, इसका ये क्या होगा, एनोड। तो ई नॉट कैथोड कौन सा होगा, ई नॉट सेल बराबर ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। ई नॉट कैथोड क्या, Cu2 पॉजिटिव टू Cu माइनस ई नॉट Mg2 पॉजिटिव टू Mg। ठीक हो गया, माइनस 0.0591 बट्टे n। अब ट्रांसफर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ पे देखो, n ट्रांसफर्ड इलेक्ट्रॉन कितने, Mg से Mg2 पॉजिटिव हो रहा है, कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, चाहे इसमें देखो 2, तो n की वैल्यू कितनी आई, 2 लॉग ऑक्सीडाइज आयन का कंसंट्रेशन कितना दे रखा है क्वेश्चन में, ऑक्सीडाइज आयन का मतलब मैग्नीशियम का कितना दे रखा है, 0.001 m बट्टे, या हम यहाँ पे ऐसा भी लिख सकते हैं Mg2 पॉजिटिव का कंसंट्रेशन बट्टे Cu2 पॉजिटिव का कंसंट्रेशन, बस। ठीक है, ये तो नेरनस समीकरण होगी किसके लिए, एक पार्ट तो ये पूछा है कि आपका नेरनस समीकरण लिखनी है, ये नेरनस समीकरण होगी। अब ईएमएफ ऑफ द सेल निकालना है तो ईएमएफ ऑफ द सेल निकालो, ई नॉट, अच्छा सॉरी, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट कैथोड कितना दे रखा है, 0.34 वोल्ट दे रखा है, माइनस 2.36 वोल्ट, माइनस माइनस क्या करते हो, माइनस माइनस को प्लस कर देते हैं यहीं पर। ठीक है, माइनस 0.0591 बट्टे 2 लॉग 0.001 m बट्टे 0.0001 m। ठीक है, 0.001 बट्टे 0.001
1। यानी इसको क्या लिख सकते हैं, आप ध्यान से देख लेना, इसको लिख सकते हैं इकाई ढाई सैकड़ा, यानी 10 की घात कितना लिख सकते हैं, इसको बताओ। इसको लिख सकते हैं, चलो पहले इस यहीं पे कंफ्यूज हो जाओगे, 0.001 है तो यहीं पे इसके आगे कर लेता हूँ 10 की घात ऋण 3 बट्टे 10 की घात क्या कर सकते हैं, ऋण 4 आया। लॉग 10 की घात ऋण 3 बट्टे 10 की घात ऋण 4 आ गया। बाकी इधर की वैल्यू सेम वैसी ही है 10 की घात ऋण 3 बट्टे 10 की घात ऋण 4। अब 10 की घात ऋण 4 ऊपर जाएगा तो 10 की घात क्या हो जाएगा, 10 की घात प्लस का 4 हो जाएगा। और प्लस 4 में से ऋण का 3 जाएगा, वैसे ये गणित है, गणित खुद भी कर लोगे, ऋण 3 में से ऋण, क्योंकि बायोलॉजी वाले भी है तो थोड़ा मैं बता दे रहा हूँ, वरना खुद कर सकते हो। 10 की घात ऋण 3 से 10 की घात ऋण 4 10 की घात धन का 4 बचेगा तो कटेगा तो केवल क्या बचेगा 10, लॉग क्या बचेगा 10, यानी यहां बच गया केवल हमारे पास 10 बच गया लॉग 10। तो ई सेल इज इक्वल टू, अब 0.34 में 2.36 जोड़ दो, 2.70 माइनस 0.0591 बट्टे एन की वैल्यू कितनी है 2, लॉग कितना आया, इसको कैलकुलेट करके ये 10 की घात ऋण 3 था बट्टे 10 की घात ऋण 4, 10 की घात ऋण 4 आएगा तो क्या हो जाएगा, 10 की घात धन का 4 हो जाएगा, 10 की घात धन की 4 से ऋण का 3 कटेगा, केवल 10 बचेगा, लॉग 10 आया। लॉग 10 की वैल्यू गणित वाले मुझे जो बताएंगे, क्योंकि मैं तो बायोलॉजी वाला हूं, लॉग 10 की वैल्यू कितनी आएगी 1 आएगी, इतना याद रख लेना। लॉग 10 एक के पीछे जितने जीरो उतनी वैल्यू 1, लॉग 100 होगा तो 2, लॉग 100 है तो 2, लॉग जितने जीरो लगा लेना 3, लॉग 4। तो कहने का मतलब हुआ, हालांकि इसकी वैल्यू कैसे आती है, लॉग 100 इज इक्वल टू 10 टू द पावर 2, देन 2 लॉग 10, देन लॉग 10 की वैल्यू 1, तो वैल्यू 2 आ जाएगी। लेकिन बेसिक इतना मैथ्स पढ़ने का टाइम नहीं है, केमिस्ट्री पढ़ो। बायोलॉजी वालों के लिए बता दे रहा हूँ, मैथ्स वाले तो कर लेंगे, बायोलॉजी वालों के लिए याद रख लेना, लॉग 10 इज इक्वल टू 1, यानी एक के पीछे जितने जीरो लगे तो लॉग की वैल्यू उतनी, जैसे एक 10 है तो 1, 100 है तो 2, 1000 है तो 3, इस प्रकार से लॉग की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, ऐसे कर सकते हैं। तो लॉग 10 ये आपकी आ गई 10, लॉग 10 की वैल्यू 1। अब इसको कैलकुलेट कर लो, 0.0 से 0, 2 दूनी 4, 2 नम 18, 1 2 पंचे 10, तो 2.70 ऋण 0.0295 बराबर, इसको कैलकुलेट करके 2.67 समथिंग शायद 2.67 वोल्ट आता है, देख लेते हैं 2.67 वोल्ट। तो इस प्रकार से हम निर्णय समीकरण लिख सकते हैं किसी भी सेल अभिक्रिया के लिए, निर्णय समीकरण लिख सकते हैं, और तथा ई सेल यानी ईएमएफ ई सेल को या ईएमएफ ऑफ द सेल की गणना कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो आज का हो गया। अब देखते हैं टाइम कितना है, अगर टाइम बचा होगा तो मैं आपको इलेक्ट्रोकंडक्टिविटी यानी जो आपकी कंडक्टिविटी है और मोलर कंडक्टिविटी से रिलेटेड क्वेश्चन भी बता देता हूँ। आज के लिए टाइम हो गया है, काफ़ी टाइम हो गया, आप फिलहाल इन्हीं पे फोकस कीजिए, पिछले क्वेश्चनों को देखिए नेक्स्ट वीडियो के साथ में। नेक्स्ट टॉपिक जो इसमें बचा हुआ है, क्योंकि देखिए जल्दीबाजी में आगे बढ़ने से बेटर आप धीरे धीरे, क्योंकि हर कॉन्सेप्ट को टच करते हुए मैं कोर्स को आगे बढ़ा रहा हूँ, तो आराम से आप जितना होता है उसको क्लियर कर लीजिए। नेक्स्ट जो इसके बचे हुए न्यूमेरिकल मैं कल कराऊंगा। आज के लिए धन्यवाद।